राधे कृष्ण फ्रेंड्स, मेरा नाम उमा जिंदल है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेट पॉइंट पर। फ्रेंड्स, पेपर 2 कॉमर्स की यूनिट 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसकी लास्ट क्लास में मैंने आपको विपणन मिश्रण यानी कि मार्केटिंग मिक्स के बारे में बताया था, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बाज़ार के बारे में, यानी कि बाज़ार क्या होता है और बाज़ार के कितने प्रकार होते हैं और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इन सभी के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप कॉमर्स नेट पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरे वीडियोस के लिंक और पीडीएफ्स मिल जाएंगे। तो अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाकर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बाजार विभक्तीकरण या खंडीकरण यानी कि मार्केट सेगमेंटेशन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो बाजार होता है वो क्या होता है। ठीक है, बाजार क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं ये, और इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम बाजार विभक्तीकरण के बारे में ना पढ़ते हुए आज हम बाजार के बारे में पढ़ेंगे, इसकी पूरी डिटेल्स जानेंगे कि बाजार आखिर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले बाजार क्या है। साधारण भाषा में बाजार का अर्थ उस स्थान से है जहां पर क्रेता और विक्रेता एकत्रित होते हैं और वस्तुओं व सेवाओं को बेचने व खरीदने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो पहले के टाइम में क्या होता था, बाजार को कहा जाता था कि जहां पर एक क्रेता और विक्रेता दोनों मौजूद हों। एक टाइम में क्रेता और विक्रेता जहां पर दोनों मौजूद हों उसे बाजार कहा जाता था। ठीक है, और कुछ लोग आज भी ऐसा ही मानते हैं कि बाजार वही होता है कि जहां पर क्रेता और विक्रेता मौजूद होते हैं। जैसे कि दिल्ली में कनॉट प्लेस है, वहां पर बाजार है बहुत बड़ा। ठीक है, तो उसको बाजार माना जाता है कि जो कनॉट प्लेस है वो बाजार है, वहां पर क्रेता और विक्रेता जो होते हैं वो एट ए टाइम पर मौजूद होते हैं, यानी कि जो सेलर्स है, जो प्रोडक्ट के सेलर्स हैं वहाँ वो भी वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और जो खरीदना चाहते हैं प्रोडक्ट्स को वो भी वहाँ पर होते हैं, तो इसलिए उसको बाजार माना जाता है। ठीक है, किंतु आज के समय में क्रय विक्रय के लिए एक जगह एकत्रित होना आवश्यक नहीं। आज फोन पर नेटवर्क की सहायता से और डाक द्वारा भी क्रय विक्रय होता है, इसलिए बाजार की यह परिभाषा संकुचित है। ठीक है, तो आज के टाइम में क्या होता है, आज के टाइम में हमें क्रय विक्रय करने के लिए एक जगह एकत्रित होना ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि हम क्या करते हैं आज के टाइम में, हम अपने जो हमारे स्मार्टफोन्स हैं या कंप्यूटर्स वगैरह हैं, तो उसमें नेट के थ्रू हम क्या करते हैं, हम अलग अलग वेबसाइट्स पे अपने प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं और साथ ही साथ उनको ऑनलाइन हम परचेज भी कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन हमें उन्हें मंगा भी सकते हैं। ठीक है, हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होती है ना। जैसे कितनी सारी हमारी आजकल वेबसाइट्स बनी हुई हैं, जैसे अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है। ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको घर पर ही आपको प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाती हैं। आप घर बैठे शॉपिंग कर सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन देख सकते हो। ठीक है, तो जो हमारा बाजार होता है आज उसके लिए एक ही जगह प्रेजेंट रहना ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए जो ये बाजार की परिभाषा है ये बहुत ही संकुचित परिभाषा है। ठीक है, तो देखिए, विपणनकर्ता विक्रेताओं को उद्योग मानते हैं और क्रेताओं को बाजार। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो विपणन करता है वो विक्रेताओं को क्या मानते हैं, उद्योग मानते हैं। उद्योग, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स को बनाते हैं और उन्हें बेचते हैं, तो इसलिए विपणनकर्ताओं को क्या माना जाता है, उद्योग माना जाता है, और क्रेताओं को बाजार माना जाता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, उन्हें उनसे खरीदते हैं। ठीक है, तो विपणन की दृष्टि से बाजार की परिभाषा है व्यक्तियों या संगठनों का समूह जिनकी आवश्यकताएं होती हैं, जिन्हें वे उसे पूरा करना चाहते हैं, खर्च करने के लिए उनके पास धन होता है तथा इस धन को खर्च करने के वे इच्छुक होते हैं। ठीक है, तो विपणन क्या कहता है, विपणन कहता है कि बाजार वह है जहां पर व्यक्तियों या संगठनों का कोई ऐसा समूह है जिनकी आवश्यकताएं हैं, यानी कि वो कुछ खरीदना चाहते हैं। ठीक है, या फिर किसी आवश्यकता को वो संतुष्ट करते हैं, तो वो किसके द्वारा होगी, वो किसी वस्तु को खरीदने से अगर उनकी आवश्यकता संतुष्ट हो रही है। ठीक है, और जिसे वो पूरा करना भी चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनकी आवश्यकता है और वो उसे पूरा नहीं करना चाहते। ठीक है, उन्हें वो पूरा भी करना चाहते हैं और उसके लिए उसे खर्च करने के लिए धन भी उनके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर वो पूरा करना चाह रहे हैं सिर्फ और उनके पास पैसा नहीं है तो वो भी वहाँ पर मायने नहीं रखता। ठीक है, तो उससे बड़ी बात क्या है कि वहाँ पर उनके पास पैसा भी होना चाहिए खर्च करने के लिए। ठीक है, और
उस धन को खर्च करने के वो इच्छुक भी होने चाहिए। यानी कि अगर पैसा भी है और अगर आप खर्च भी नहीं करना चाहते उसको, तो वो चीज़ भी ठीक रही है। तो इसलिए यहाँ पर सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है कि आवश्यकता हो सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद उसे वो पूरा भी करना चाहते हों, और उसके बाद धन भी है खर्च करने के लिए, और साथ ही वो उसको खर्च करने के इच्छुक भी हैं, ठीक है। तो सभी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। तो अर्थात बाजार का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र से नहीं बल्कि उस समस्त क्षेत्र से है जहाँ क्रेता और विक्रेता फैले रहते हैं एवं वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय संपादित करते हैं। यानी कि मेन चीज़ यहाँ पर है कि वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय होना चाहिए, ठीक है। एक प्लेस नहीं होता बाजार कोई भी, मेन चीज़ है कि वस्तुओं का क्रय और विक्रय हो रहा है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बाजार बोलेंगे, चाहे वो कहीं पर भी क्रय विक्रय हो रहा है। ओके, क्लियर। चलिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे बाजारों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ मार्केट, ठीक है। तो देखिए, जो हमारे बाजार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। वस्तुओं या सेवाओं के उपभोग या उनके पुनः उपयोग के आधार पर बाजार को दो श्रेणियों में बांटा गया, ठीक है। वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग, यानी कि क्या वस्तुओं का जो है वो उपभोग किया जा रहा है या उन्हें पुनः उपयोग के लिए खरीदा जा रहा है, तो इसके आधार पर बाजार को हम दो श्रेणियों में रखते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है हमारा उपभोक्ता बाजार, यानी कि जिसे हम कंज्यूमर मार्केट भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ उपभोक्ता से अभिप्राय उन व्यक्तियों या परिवारों के समूह के लिए है जो वस्तु का क्रय अपने पारिवारिक उपभोग के लिए करते हैं, ठीक है। तो देखिए, उपभोक्ता के कौन होता है। उपभोक्ता होता है कि जो उस वस्तु का उपभोग करे, यानी कि उस वस्तु को कंज्यूम करे, यानी कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए उस चीज़ को यूज़ करे, ठीक है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। तो इसके अंदर वह सभी व्यक्ति आ जाते हैं जो चीज़ों को अपने लिए खरीदते हैं, यानी कि अपने उपभोग के लिए खरीदते हैं। जैसे कि इस प्रकार उपभोक्ता बाजार के अंदर वह सभी व्यक्ति आ जाते हैं जो वस्तुओं को उपभोग के लिए खरीदते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी वस्तु वो खरीद रहे हैं, अगर वो उसको उपभोग कर रहे हैं, उसका पर्सनल यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, वो उपभोक्ता बाजार के अंदर आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो चीज़ों को रीसेल करने के लिए किसी चीज़ के निर्माण के लिए अगर खरीद रहे हैं, तो वो सभी इसके अंदर नहीं आते, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ वही आएंगे जो चीज़ों को अपने पर्सनल यूज़ के लिए खरीदते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हम अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए चीज़ों को खरीदते हैं, यानी कि जैसे मदर्स होती हैं, वो मार्केट जाती हैं तो अपने बेबीज़ के लिए या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। जैसे अपने बच्चों के लिए टॉयज़ वगैरह खरीदते हैं, या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए अगर उनको कुछ और ज़रूरत होती है, जैसे टूथपेस्ट हो गया, कोई गारमेंट हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी फैमिली मेम्बर के लिए भी हम चीज़ों को खरीदते हैं, तो वो भी इसके अंदर आएंगे, क्योंकि वो अपने फैमिली मेम्बर के पर्सनल यूज़ के लिए वहाँ पर खरीदते हैं, ठीक है। वो उसको रीसेल नहीं करेंगे जाके। तो वो सब क्या होते हैं, वो सब भी हमारे उपभोक्ता बाजार के अंदर ही आते हैं। साथ ही साथ अगर मान लीजिए हमने कोई चीज़ किसी को गिफ्ट देने के लिए परचेज़ करी है, ठीक है, हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा, हम उसे गिफ्ट देंगे किसी को, तो वो किसके अंदर आएगा, वो भी हमारा कंज्यूमर मार्केट के अंदर आएगा। क्यों, क्योंकि हम उसे रीसेल नहीं करने वाले, ओके। उसे हम हम मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करने नहीं वाले, हम किसी को गिफ्ट देंगे, उसके पर्सनल यूज़ के लिए देंगे, ठीक है। वो उसको पर्सनल यूज़ करेगा, कोई भी जो हम पर्सन जिसको हम गिफ्ट देंगे वो उसको पर्सनल यूज़ करेगा, तो इसलिए जो गिफ्ट होता है वो भी हमारा कंज्यूमर मार्केट के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट संगठनात्मक बाजार, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट, ओके। तो देखिए, इसके अंतर्गत वह सभी व्यक्ति या बाजार आ जाते हैं जो वस्तुओं व सेवाओं को उपभोग के लिए नहीं वरन पुनः उपयोग के लिए बड़ी मात्रा में एक साथ खरीदते हैं, ठीक है। तो अभी हमने कंज्यूमर मार्केट में पढ़ा था कि जो चीज़ अपने पर्सनल यूज़ के लिए खरीदी जाए, ठीक है। और संगठनात्मक बाजार जो होता है ना, वो इसका अपोजिट होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो क्रय हो रहा है, जो भी व्यक्ति चीज़ों को खरीद रहे हैं, वो अपने उपभोग के लिए नहीं खरीदते, अपने यहाँ पे पर्सनल यूज़ के लिए नहीं खरीदते, वो इसलिए खरीदते हैं ताकि उन्हें या तो रीसेल किया जाए, यानी कि मार्केट में उसे वापस बेचा जाए, है, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग के लिए एज अ रॉ मटेरियल, यानी कि कच्चा माल के रूप में वो कोई चीज़ खरीदते हैं जिससे वो किसी प्रोडक्ट का दोबारा निर्माण करते हैं, वो अपनी प्रक्रिया में उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संगठनात्मक बाजार कहते हैं, ओके। तो देखिए, ये बाज़ार जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट होती है, ये टोटल हमारी 4 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला हमारा होता है औद्योगिक बाज़ार, यानी कि इंडस्ट्रियल मार्केट। तो देखिए,
इसे उत्पादक या व्यवसाय बाजार भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो हमारा औद्योगिक बाजार होता है इसे हम व्यवसाय बाजार भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत वे सभी व्यक्ति या संगठन आते हैं जो उन वस्तुओं या सेवाओं का क्रय करते हैं जो किसी वस्तु के पुनः उत्पादन के काम में आते हैं। ठीक है, तो देखिए ये उन वस्तुओं या सेवाओं का क्रय कर रहे हैं जो किसी वस्तु के पुनः उत्पादन में काम आएंगे, यानी कि ये प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं एज अ रॉ मटेरियल, यानी कि कच्चा माल के रूप में खरीदते हैं, जिसके द्वारा वो क्या करते हैं, वो किसी दूसरे प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई कार कंपनीज होती हैं, जो कार कंपनी होती है जो कार बनाती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो जो टायर बनाने के जो निर्माता होते हैं ना, टायर बनाने के जो निर्माता होते हैं उनसे एक बहुत बड़ी मात्रा में टायर जो है वो खरीदते हैं, उससे वो क्या करते हैं, उनका कार का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये किस में आ गया, हमारा ये इंडस्ट्रियल मार्केट में आ गया। ठीक है, लेकिन वही टायर अगर कोई जिसके पास अपनी पर्सनल कार है वो टायर खरीद रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने पर्सनल कार में डालने के लिए उसको खरीद रहा है, तो वो हमारा कंज्यूमर मार्केट के अंदर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई कंपनी जो कार बनाने वाली कंपनी है वो टायर्स को परचेज़ कर रही है किसी कंपनी से, जैसे MRF जो है वो हमारी बहुत बड़ी कंपनी है टायर्स की, तो वो वहाँ से अगर टायर्स को परचेज़ कर रही है कार बनाने के लिए, तो ये हमारा इंडस्ट्रियल मार्केट के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पुनः विक्रेता बाजार, यानी कि रीसेलर मार्केट। तो देखिए इसके अंतर्गत वे सभी व्यक्तिगत और संगठन आ जाते हैं जो वस्तुओं को इसलिए प्राप्त करते हैं कि मुनाफे पर उनका पुनः विक्रय किया जाए या उन्हें किराए पर दिया जा सके। ठीक है, तो देखिए रीसेलर मार्केट यानी कि पुनः विक्रेता में वो इसलिए ही खरीदते हैं वस्तुओं को कि उन्हें मुनाफे पर वो बेच दें, किसी दूसरे को बेच दें जो पर्सनल यूज़ के लिए उन चीज़ों को खरीदते हैं, तो या फिर उनको किराए पे भी दे सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे क्या क्या आते हैं, जैसे हमारे जो हमारे रिटेलर्स होते हैं, जो हमारे होलसेलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक बहुत बड़ी मात्रा में हमारे जो मैन्युफैक्चरर होते हैं जो चीज़ों को बनाते हैं, जो प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, उनसे एक बड़ी मात्रा में चीज़ों का परचेज़ कर लेते हैं और उसके बाद उन्हें वो रिटेलर्स को बेचते हैं। ठीक है, रिटेलर्स भी ऐसा ही करते हैं। रिटेलर क्या करते हैं, रिटेलर भी होलसेलर से एक बड़ी मात्रा में चीज़ों को खरीदते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, वो कंज्यूमर्स को उन चीज़ों को बेचते हैं। ठीक है, तो जो होलसेलर और रिटेलर्स जो होते हैं ये हमारे रीसेलर मार्केट के अंदर आते हैं, क्योंकि ये चीज़ों को किस लिए खरीदते हैं, वो रीसेल करने के लिए खरीदते हैं। ठीक है, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं खरीदते। तो इसके लिए पुनः विक्रेता अपने अनोखे मिश्रण अर्थात उत्पादों और सेवाओं के अनोखे मेल का निर्धारण करते हैं और उन्हें क्रेताओं के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अनोखे मिश्रण यानी कि उनको ये देखना होता है कि जो चीज़ें हैं उनको वो किस हिसाब से खरीदें, मतलब कि कौन से ब्रांड को रखें, कितनी मात्रा में रखें, कौन कौन सी चीज़ों को रखें। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, अनोखा मिश्रण कहा जाता है। उत्पाद और सेवाओं का अनोखा मेल इसको कहा जाता है, जिसका निर्धारण करते हैं और उन्हें क्रेताओं के सम्मुख वो प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो ये निम्न 4 मिश्रण युक्तियों में से किसी एक का चयन करते हैं। ठीक है, तो इसकी भी अलग अलग युक्तियाँ हैं इन मिश्रणों की, तो वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहला है हमारा अनन्य मिश्रण। अनन्य मिश्रण यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि कोई एक ही विनिर्माता होता है, यानी कि कोई एक ही निर्माता होता है जिसकी हम चीज़ों को अपनी शॉप पे रख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक ब्रांड की चीज़ें रख रहा है। ठीक है, एक ही ब्रांड की और एक ही लाइन, यानी सिर्फ एक कार का निर्माता है। ठीक है, कोई भी कार है, जैसे आप मान लीजिए मारुति का है। ठीक है, तो मारुति के वो सभी कारों को रखेगा, सिर्फ कारों को ही रखेगा वो यहाँ पर। ठीक है, मारुति की जितनी भी कार्स हैं वो रख रहा है, तो एक ही ब्रांड है यहाँ पर, मारुति एक ही ब्रांड है और कार लाइन भी एक ही है, यानी कि सिर्फ कार को रखेगा, वो मारुति के जो जितनी भी अलग से प्रोडक्ट्स हैं उनको नहीं रखेगा। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे अनन्य मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा गहन मिश्रण। गहन मिश्रण के अंदर क्या होता है कि जो एक विनिर्माता होता है उसके समरूप जो उत्पाद होते हैं उसको रखा जाता है। जैसे कि एक टीवी का जो विक्रेता होता है, वो क्या करता है, वो अलग अलग ब्रांड्स के, यानी कि सोनी का टेलीविज़न हो गया, सैमसंग का टेलीविज़न हो गया। ठीक है, और भी मतलब जो जितने भी अलग अलग ब्रांड्स के टेलीविज़न्स होते हैं और अलग अलग मॉडल्स होते हैं, तो वो सभी ब्रांड्स की सिर्फ टीवी को ही रख रहा है। ठीक है, इसके अंदर उसने क्या किया, उसने सिर्फ ब्रांड्स ज़्यादा ले ली। यहाँ पर हमारा ब्रांड भी एक था और लाइन भी एक ही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारी लाइन तो एक है लेकिन हमने ब्रांड्स कई सारे रख लिए, जैसे कि टीवी के काफ़ी सारे हमने ब्रांड्स अपने शोरूम में रख लिए कि टीवी हमारे पास सभी ब्रांड्स के अवेलेबल है। ठीक है, इसे हम गहन मिश्रण कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा व्यापक मिश्रण। व्यापक मिश्रण के अंदर क्या आता है कि हमारी जो उत्पाद लाइन होती है वो काफ़ी सारी हो जाती हैं। जैसे कि हमारा कोई मान लीजिए
कि कोई हमारा इलेक्ट्रिकल सामान रख रहा है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिकल सामान रख रहा है, तो वहाँ पर वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सामान में वो इलेक्ट्रिकल से सारी चीज़ें रख रहा है, जैसे कि कोई स्विच वगैरह हो गए, ठीक है, बोर्ड्स हो गए, और भी काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल सामान आते हैं, तो वो सारे इलेक्ट्रिकल सामान को रखेगा, ठीक है, और अलग अलग जो अलग अलग ब्रांड्स हैं उनको भी रखेगा। अलग अलग ब्रांड्स में अलग अलग जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स होते हैं सभी को वो यहाँ पर रखेगा, तो उसको हम बोलते हैं व्यापक मिश्रण। उसके बाद आता है मिश्रित मिश्रण। तो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि व्यापक मिश्रण में हमने सिर्फ इलेक्ट्रिकल का ही सामान रखा और दूसरे सामान को हमने यहाँ पर नहीं रखा, ठीक है। मिश्रित मिश्रण के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर किसी से भी किसी का हमारा रिलेशन नहीं होता, वहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी लाइन हो सकती है, कोई भी ब्रांड हो सकता है, जैसे कि कोई खाने की चीज़ भी हो सकती है, कोई इलेक्ट्रिकल चीज़ भी हो सकती है, ठीक है, कोई गारमेंट भी हो सकते हैं, साथ ही साथ उसके ब्रांड भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर भी ब्रांड में भी क्या होता है कि गारमेंट भी जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे लेडीज़ के अलग होते हैं, जेंट्स के अलग होते हैं, बेबीज़ के अलग होते हैं, तो सभी टाइप्स के हमारे गारमेंट्स भी वहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम मिश्रित मिश्रण बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है हमारी सुपर मार्केट्स होती हैं, जो जैसे जो हमारे मॉल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो ये, या फिर कोई किराने की दुकान भी होती है, तो वहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग ब्रांड्स के बहुत सारी लाइंस वहाँ पर हमें मिल जाती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मिश्रित मिश्रण बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सरकारी बाजार यानी कि गवर्नमेंट मार्केट। तो देखिए इसके अंतर्गत केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारी इकाइयाँ आ जाती हैं जो सरकार के मुख्य कार्यों को चलाने के लिए वस्तुओं को खरीदती हैं या उन्हें किराए पर लेती हैं, ठीक है। तो सरकारी बाजार यानी कि इसके अंदर जो हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो गवर्नमेंट इकाइयाँ जो होती हैं, यूनिट्स होती हैं, वो इसके अंदर आती हैं, जो क्या करती हैं, जो अपने यूज़ के लिए मतलब वहाँ पर चीज़ों को खरीदती है एक बड़ी मात्रा में, जैसे अलग अलग कोई बन रही है चीज़ें वहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पर बड़ी मात्रा में इसमें सामान खरीदा जाता है, जैसे कि कोई इसके अंदर कंप्यूटर्स वगैरह हैं जो काफ़ी बड़े मात्रा में खरीदे जा रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई गारमेंट्स खरीदे जा रहे हैं बड़ी मात्रा में, कोई फर्नीचर खरीदा जा रहा है, ठीक है, कोई वाहन खरीदे जा रहे हैं, या फिर कोई जो हमारे अस्त्र शस्त्र होते हैं, ठीक है, उन सभी चीज़ों को अगर बड़ी मात्रा में हम खरीद रहे हैं, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन खरीद रहा है, कोई गवर्नमेंट यूनिट वहाँ पर खरीद रही है, तो वो सभी किसके अंदर आते हैं, वो सभी हमारे गवर्नमेंट मार्केट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो सरकारी क्रय की एक अनूठी विशेषता प्रतिस्पर्धी बोली प्रणाली है। इससे अभिप्राय है कि सरकारी एजेंसी अपनी आवश्यकताओं के संबंध में एक विज्ञापन देती है जिसमें क्रय के संबंध में एक मानक फॉर्मेट दिया होता है, जिसे प्रस्ताव का निवेदन या कोटेशन कहा जाता है। तो इसमें अंदर सरकारी क्या करते हैं ये यूनिट्स, ये कहती हैं कि एक ऐसी कोटेशन भेजती है जिसके अंदर सारी चीज़ें लिखी होती है कि हमें ये प्रोडक्ट खरीदना है, ठीक है, ये प्रोडक्ट खरीदना है और हमें इतनी मात्रा में खरीदना है, ऐसी कंडीशन में खरीदना है, ऐसी चीज़ों को खरीदना है, इसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसके अंदर सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं और साथ में उसका रेट भी दिया होता है कि हमें इस कॉस्ट पर ये चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो जो भी उसको उस फॉर्मेट को या उस कोटेशन को एक्सेप्ट करती है तो उसके लिए आवश्यक होता है कि जो न्यूनतम बोली होती है यानी कि कम से कम जो प्राइस होता है उसके ऊपर उसको एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है। तो इसे ही प्रतिस्पर्धी बोली प्रणाली कहा जाता है, ओके। तो एजेंसी के लिए आवश्यक हो जाता है कि विज्ञापन में दिए गए निर्देश के अनुरूप प्राप्त न्यूनतम बोली को स्वीकार कर ले, यानी कि निर्देश के अनुरूप, यानी कि उसके अंदर जो जो चीज़ें दी गई हैं कि इसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, साइज़ होना चाहिए, ये मात्रा जो इतनी होनी चाहिए, जो भी उसके अंदर निर्देश दिए होते हैं सभी के अनुरूप और न्यूनतम बोली पर उसको एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है। ये इसकी एक अलग बात होती है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट संस्थागत बाजार यानी कि इंस्टीट्यूशनल मार्केट। तो देखिए इसे अलाभकर संगठन या अव्यवसाय बाजार भी कहते हैं, ठीक है। अलाभकर संगठन यानी कि जो हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो लाभ नहीं कमाते वो इसके अंदर आते हैं। इस बाजार के अंतर्गत सरकारी बाजार के अतिरिक्त अनेक अलाभकर संस्थाएं आ जाती हैं, ठीक है। सरकारी बाजार के अतिरिक्त जो अनेक अलाभकर संस्थाएं बची लेकिन वो हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जैसे कि शिक्षा संस्थाएं, अस्पताल, धार्मिक संस्थाएं। तो ये सभी जो होती हैं, ये सभी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये क्या होते हैं, ये हमारे नॉन प्रॉफिट होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, इनके पास जो हमारी गवर्नमेंट होती है उनसे इनको कुछ
फंड दिया जाता है जिसके अनुसार ये चलते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट से इनको कुछ ना कुछ फंड मिलता रहता है जिसके ये चलते हैं, और इनके पास जो ये फंड होता है ना, ये बहुत लिमिटेड होता है, तो इसलिए अपने इनको प्रोडक्ट्स एक बहुत ही देख के खरीदने पड़ते हैं। तो जो कंपनीज इनको अपना माल देती है उनको भी इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि इनके पास जो लिमिटेड फंड है तो उसके हिसाब से इनको प्रोडक्ट्स बेचे जाएँ, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग इनको प्रोडक्ट्स बेचे जाएँ। ओके, तो ये थे हमारे बाज़ार के प्रकार। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे संगठनात्मक बाज़ार की विशेषताएं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट की जो है वो हमारी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, ठीक है। सबसे पहले है थोड़े क्रेता। थोड़े क्रेता यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे क्रेता होते हैं ना बहुत ही वो लिमिटेड होते हैं। यहाँ पर उपभोक्ता बाजार की तरह बहुत सारे क्रेता नहीं होते, यहाँ पर हमारे जो क्रेता होते हैं वो थोड़े होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए कोई MRF कंपनी है, वो अपने टायर बेचना चाहती है, ठीक है। तो वहाँ पर वो क्या कर सकती है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट में जाती है तो वो सिर्फ एक कंपनी से कॉन्टेक्ट करेगी और वहाँ पर अपने बड़ी मात्रा में उस कंपनी को अपने जो टायर्स है वो बेच देगी, ठीक है। लेकिन अगर वो कंज्यूमर मार्केट में जाती है, अगर वो कंज्यूमर मार्केट में जा रही है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसे बहुत सारे उपभोक्ताओं को अपनी बड़ी मात्रा में माल को बेचने के लिए उन्हें बहुत सारे उपभोक्ता चाहिए, है ना। तो इसलिए जो हमारा संगठनात्मक बाजार होता है इसमें हमारे थोड़े क्रेता होते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बड़े क्रेता। बड़े क्रेता यानी कि जो हमारे क्रेता होते हैं वो इसमें काफ़ी बड़े लेवल पे होते हैं, ठीक है। यानी कि जो वो सामान होता है वो बहुत ही बड़ी मात्रा में खरीदते हैं। यानी कि जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी पर्सनल यूज़ के लिए 1 या 2 ऐसे कुछ मतलब क्वांटिटी में, थोड़ी बहुत क्वांटिटी में माल को खरीदते हैं। लेकिन जो क्रेता होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट में वो क्या करते हैं, वो काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें क्या करना होता है, उन्हें या तो रीसेल करना होता है या फिर उन्हें मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है। तो वो काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा भौगोलिक केंद्र। भौगोलिक केंद्र यानी कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट के अंदर जो हमारे जो जितने भी हमारे विक्रेता होते हैं वो हमारे कुछ लिमिटेड भौगोलिक जगह पर ही मिलते हैं, ठीक है। वो पूरे सभी जगह फैले नहीं होते, बल्कि वो कुछ लिमिटेड में होते हैं। जैसे कि हमने सुना होगा कि कोई प्लेस जो होता है ना फेमस होता है कि वहाँ पर मतलब कि ये जगह इस चीज़ के लिए फेमस है। यानी कि कोई प्लेस है जैसे जो गारमेंट के लिए फेमस है, ठीक है। कोई जो प्लेस है वो कोई ज्वेलरी के लिए फेमस है। तो इसलिए हर एक जो जगह होती है ना वो किसी चीज़ के लिए फेमस होती है। तो जैसे कोई वस्त्र क्षेत्र है, वहाँ पर जो हमारा पश्चिमी भाग है हमारे देश का, वहाँ पर हमारा सारा जो वस्त्र के लिए वो फेमस होता है। तो वहाँ पे कपड़ों से रिलेटेड जितनी भी जो हमारे रीसेलर होते हैं या फिर मैन्युफैक्चरर होते हैं तो वहाँ जाकर अपना परचेज़ करते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। उसके बाद नेक्स्ट होता है व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न मांग क्या है, व्युत्पन्न मांग जो होती है वो हमारी ये कहती है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट में जो हमारी मांग होती है वो किससे उत्पन्न होती है, वो कंज्यूमर मार्केट से हमारी मांग उत्पन्न होती है। क्योंकि जब कोई कंज्यूमर मांग करता है किसी चीज़ की तभी उस प्रोडक्ट का निर्माण होता है, यानी कि वो प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है। तो अगर कंज्यूमर जो है वो हमारा मांग नहीं करेगा तो हमें उस माल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए जो इसके अंदर मांग होती है वो व्युत्पन्न मांग होती है, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है, इसके अंदर लोचहीन मांग होती है। लोचहीन मांग मतलब हमारी चाहे जो हमारा प्रोडक्ट है उसका रेट चाहे अप हो यानी कि बढ़े या कम हो जाए तो उसका एकदम से हमारी मांग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। हमारा रेट का कम ज़्यादा होने का मांग पर एकदम से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई कच्चा माल है, ठीक है, कच्चा माल है कोई भी, तो उसका अगर रेट बढ़ रहा है तो वो क्या करता है, जो हमारा मैन्युफैक्चरर होता है वो उतनी ही मात्रा में माल को खरीदेगा। लेकिन वो क्या करेगा, वो अपना जो उसका प्रोडक्ट बनकर तैयार होगा उसका रेट बढ़ा देगा, है ना। उसका वो रेट बढ़ा देगा क्योंकि उसको तो वो चीज़ बनानी ही है जो कंज्यूमर जो है वो डिमांड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए वो अपनी वहाँ पर जो उसको कच्चा माल है उसकी मांग को कम नहीं करता, चाहे रेट बढ़ भी जाए, ठीक है। साथ ही साथ अगर रेट कम भी हो रहा है तो भी वो उसको कम नहीं करेगा अपनी डिमांड को, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर जो मांग होती है वो लोचहीन मांग होती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा घटती बढ़ती मांग, यानी कि घटती बढ़ती मांग के अंदर जो हमारी औद्योगिक वस्तुओं की जो मांग होती है वो उपभोक्ता वस्तुओं की मांग की तुलना में हमारी अधिक अस्थिर होती है, ठीक है, स्थिर नहीं होती। क्योंकि
मान लीजिए कई बार क्या होता है कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो जो हमारे उपभोक्ता होते हैं प्रोडक्ट्स के, वो बढ़ जाते हैं और काफ़ी सारी डिमांड आ जाती है हमारे पास कि इन प्रोडक्ट्स को तैयार करो, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को तैयार करने के लिए अगर उनके पास उपकरण या फिर कोई मशीन्स वगैरह अवेलेबल नहीं है तो वो उनको परचेज़ करते हैं मशीन्स को, ठीक है। तो उस मशीन को उन्होंने परचेज़ किया, तो इसी को क्या कहा जाता है, इसको घटती बढ़ती मांग कहा जाता है कि उस मशीन की जो डिमांड हुई वो किस लिए हुई, वो इसलिए हुई ताकि उनका जो डिमांड है कंज्यूमर्स की उसको वो पूरा कर सकें, है ना। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम त्वरण सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो मांग होती है वो घटती बढ़ती होती है, यानी कि कब किस चीज़ की मांग हो जाए नहीं कह सकते, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पेशेवर खरीदारी। पेशेवर खरीदारी यानी कि देखिए हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट होता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि हम किसी भी प्रोडक्ट को बहुत बड़ी मात्रा में खरीदते हैं। यानी कि कोई मैन्युफैक्चरर होता है तो वो जब रॉ मटेरियल खरीदता है, ठीक है, वो रॉ मटेरियल खरीदता है तो वो क्या करता है, वो बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्ट्स को खरीदता है, क्योंकि उससे क्या करना होता है, उसे उसको प्रोडक्ट्स में बनाना होता है ना। तो इसलिए बड़ी मात्रा में खरीदता है। तो इसके लिए वो क्या करता है, इसके लिए वो प्रशिक्षित जो हमारे कर्मचारी होते हैं उनको नियुक्त करता है कि वो चीज़ों को देख सके कि जो हमारी कंपनी है उसके अंदर कितने रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, कैसे किस टाइप के मटेरियल की ज़रूरत है, कैसे इसको यूज़ करना है, कहाँ पे। तो उसके लिए वो प्रशिक्षित कर्मचारियों को नियुक्त करता है वहाँ पर, और इनके थ्रू ही जो है वो हमारी खरीदारी होती है। तो इसको हम पेशेवर खरीदारी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा पूर्तिकर्ता और ग्राहक के बीच घनिष्ठ संबंध। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा पूर्तिकर्ता और ग्राहक होता है उसके बीच हमारे रिलेशन जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे बन जाते हैं, क्योंकि एक जो हमारा क्रेता होता है वो बार बार एक जो हमारा कच्चा माल हमें दे रहा है उससे हम बार बार परचेज़ करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो इससे हमारे जो रिलेशन होते हैं वो भी बहुत अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा बहुक्रय प्रभाव। बहुक्रय प्रभाव यानी कि हम क्या करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि हम नियुक्त करते हैं किसी प्रशिक्षित कर्मचारी को बड़ी बड़ी मात्रा में वस्तुओं को खरीदने के लिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जब हम बहुक्रय यानी कि कई पर्सन मिलकर वहाँ पर कई बार क्या होता है, क्रय समितियाँ भी बनाई जाती है, किसी चीज़ को परचेज करने के लिए क्रय समितियाँ बनाई जाती है। तो जब बहुक्रय यानी कि कई सारे व्यक्ति मिलकर जब डिसीजन लेते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट किस तरीके का तैयार करना है तो उसे हम बहुक्रय बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करना होता है कि हमें उनसे निपटने के लिए अपना जो हमारे विपणनकर्ता होते हैं उनको भी एक टीम बनानी पड़ती है अच्छी तरीके से, जो उनसे निपट सके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बहुविक्रय कोल। बहुविक्रय कोल यानी कि जब हम ऑर्गेनाइजेशनल में प्रशिक्षित कर्मचारियों को हम अपना माल बेचते हैं तो उन्हें हमें बार बार विक्रय करने के लिए बार बार उन्हें याद दिलाना पड़ता है, यानी कि उनके पास कॉल वगैरह करने पड़ते हैं जिससे कि वो क्या करें, वो इन चीज़ों को परचेज करें, यानी कि उन्हें बार बार याद दिलाना पड़ता है, उनसे पूछना पड़ता है बार बार, ठीक है। तो जैसे अगर हम मान लीजिए कोई डिवाइस बेचना चाहते हैं अपना, तो उसके लिए हमें उन्हें बार बार कॉल करना पड़ेगा। उस ऑर्डर प्राप्त करने के लिए हमें 1 वीक का टाइम भी लग सकता है या उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो उन्हें हम बार बार विक्रय करने के लिए कॉल करनी पड़ती है, उन्हें याद दिलाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सीधी खरीदारी। सीधी खरीदारी यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट के अंदर क्या होता है कि जो भी हमारे मैन्युफैक्चर होते हैं, यानी कि जो निर्माता होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, हम सीधे उनसे ही कांटेक्ट करते हैं, सीधे वहीं से हम ज़्यादातर माल को खरीदते हैं जो भी हमारे निर्माता होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है परस्परता। परस्परता का अर्थ है कि हम अपनी चीज़ों को वहाँ से खरीदते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि ये भी हमारे बदले में हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई कागज़ बनाने का कागज़ निर्माता है, ठीक है, वो एक रसायन कंपनी से तब रसायन लेता है जब वो अपने कागज़ को भी रसायन कंपनी को बेचता है, यानी कि आपस में एक दूसरे के माल को खरीदना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है परस्परता, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पट्टे पर लेना। पट्टे पर लेना यानी कि पट्टे का अर्थ होता है लीज पर लेना या रेंट पर लेना, ठीक है, इसे हम बोलते हैं पट्टे पर लेना, ठीक है। तो पट्टे पर लेना यानी कि कई बार कंपनीज क्या करती हैं, किसी चीज़ को ना खरीद कर उसे क्या करती हैं, उसे रेंट पर ले लेती हैं या पट्टे पर ले लेती हैं। अगर उसे किसी मशीन वगैरह की ज़रूरत है, ठीक है, किसी उपकरण की ज़रूरत है, तो वो क्या करती हैं, उनको कई बार लीज़ पर ले लेती हैं। तो वो ये सारा टोटल कैलकुलेट करके देखते हैं कि उन्हें किस चीज़ में बेनिफिट है, क्या उसे परचेज़ करने में बेनिफिट है, ठीक है, या फिर वो उसे लीज़ पर लें या रेंट पर ले तो उन्हें बेनिफिट है। तो सभी चीज़ों को वो एनालाइज करके उसके बाद डिसीज़न लेती है कि उन्हें पट्टे पर लेना चाहिए या उन्हें क्रय करना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो हमारी चीज़ों को पट्टे पर भी लिया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।
आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। और प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।